हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स रिकॉर्डेड। होप आपका जो जिन्होंने भी 2023 वाला एग्ज़ाम दिया है एलडीसी वाला, सबका अच्छा हुआ होगा। ये आपका पेपर वन का पार्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट टू के अंदर जो कल या परसों अपलोड होगा, उसके अंदर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 61 टू 120 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको पोस्ट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंपनीज: कोल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड गेल इंडिया लिमिटेड। और उसमें पूछा इन्होंने कि इसमें से महारत्ना कौन सी है। अब देखिए, महारत्ना, नवरत्ना, इनका एक क्राइटेरिया है। लाइक महारत्ना का जो क्राइटेरिया है वो है आपकी हाई परफॉर्मेंस, सब्सटेंशियल जो है आपका टर्नओवर एंड सब्सटेंशियल नेटवर्थ। टोटल 13 कंपनीज हैं जिनको महारत्ना रखा है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं और ये तीनों की तीनों महारत्ना कंपनियां हैं। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो गया आपका? डी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें से कौन कौन से जो है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, आप लोग जब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं, ओके, लाइक क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है, क्रेडिट कार्ड प्री पेमेंट नहीं है, क्योंकि आप पहले खर्च करते हैं बाद में यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर आप कभी किसी मॉल वगैरह के अंदर गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा, कई बार आपको जो गेम वगैरह आप गेम जोन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले स्मार्ट कार्ड जो है वो रिचार्ज करवाना पड़ता है। कई बार आपको जो है फूड कोर्ट में जाना हो तब भी, तो वहाँ पे क्या होता है, पेमेंट पहले होती है और बाद में आप उसको खर्च करते हैं। तो स्मार्ट कार्ड हो गया। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, ये भी प्रीपेड की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। और पेपर वाउचर्स, ये तीनों के तीनों आपका प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर भी आपका डी हो गया। Which one of the following apex financial institution responsible for development of micro, small, medium enterprises in India? अगर आपको इसका सिंपल पूरा पता भी होता, नाम पता होता, तो सारा क्लियर हो जाता। जिस तरह आपका जो इसके अंदर आंसर इसका सिडबी है, और सिडबी का जो पूरा नाम है वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस between the credit card and debit card. Credit card can be used with zero balance। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपका जो है उसके अंदर कोई बैलेंस हो या ना हो, आप उसको यूज कर सकते हो। बट जनरली जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड के अंदर आपके अकाउंट के अंदर, सेविंग या करंट अकाउंट के अंदर जो है आपका बैलेंस होना जरूरी है। वाइल a credit card is connected to bank or financial institution that issues the card, debit card is connected to a पर्सनल बैंक अकाउंट। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसका आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था, लोग बोल रहे थे सर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो आपका सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन selected by PFRDA as the 11th fund manager to manage retirement saving under the NPS। इसका आंसर आपका बी है, डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर। सितंबर 2023 के अंदर जो है इसको बनाया गया है 11th। द RODTEP सपोर्ट स्कीम, सबसे पहले तो इसको समझो है क्या ये। देखिए, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, कोई कंपनी है जो कुछ सामान बना रही है। ओके, अब वो सामान जब इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है तो आपको बहुत सारे टैक्सेस वगैरह देना पड़ते हैं, जीएसटी, एक्साइज, ये वो दुनिया भर के टैक्सेस हैं। लेकिन एक डब्ल्यूटी की डायरेक्शन थी कि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान, तो उनके ऊपर ड्यूटी क्यों लगनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये
पर्टिकुलर स्कीम आई थी जिसको बोलते हैं रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके ऊपर पहले ये स्कीम थी वो सितंबर 30 2023 थी। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है जून 30 2024। Which one of the which institution released the report titled Methane Emission in Livestock and Rice? तो सिस्टम, ये आपका आंसर इसका बी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का जो है ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइज precipitation इंडेक्स इज अ टूल यूज टू मॉनिटर विच पैरामीटर। देखिए ये आपका रेन से कनेक्टेड है और ये ड्राउट के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय भाषा उत्सव 75 days लॉन्ग इवेंट टू सेलिब्रेट इंडियन लैंग्वेज वाज स्टार्टेड इन विच सिटी? ये आपका स्टार्ट हुआ था लखनऊ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, which institution organized the conference on the millet for military ration and specific nutrition requirement? ये डीआरडीओ में ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और बेसिकली इसका जो एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था मैसूर के अंदर सितंबर 23 के अंदर। ये मैसूरू के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, which spacecraft successfully escaped the sphere of the Earth influence after the Mars orbiter mission? ये आपका आदित्य L1 है और ये जो है अक्टूबर 2023 की। देखिए जितने भी जीएस के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके सितंबर अक्टूबर के आ रहे हैं। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि आपका एग्जाम दिसंबर में है तो लेटेस्ट वाले सितंबर अक्टूबर तक आपके आ रहे हैं। ये इसको 2024 के लिए भी एक वो मानिए कि अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 ईयर का जो है वो आपको जीएस वगैरह प्रिपेयर करनी होती है। तो कोई भी आप अच्छी बुक जो आपका यूपीएससी लेवल के जो आपके क्वेश्चंस वगैरह देते हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर आपका मोस्टली जीएस कवर हो जाती है। एज पर द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एनुअल अपडेट 2023, पुअर एयर क्वालिटी डिक्रीज द एवरेज इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय, ये 5.3 ईयर्स है। इसके अंदर अगर आप उस इंडेक्स का डिटेल चेक करोगे सबसे पहले जो है वो बांग्लादेश का नाम है और वहाँ पे उनकी जो है उन्होंने बोला कि उसकी एवरेज लाइफ जो है डिग्रीज होती है 6.8। ओके, लेकिन इसके अंदर इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा है, इसका आंसर जो है 5.3 है। Which scheme has been granted National Award of E-Governance 2023 Gold for the application of emerging technology? इसका नाम जो है वो संवित है। इसका जो है आपका अगस्त 2023 के अंदर जो है इसको अवार्ड मिला है। द अडॉप्ट द अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर विच ऑफ द दीज पॉलिसी लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट? ये आपका डी है, एएसआई के अंडर में है ये, एंशिएंट मोमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। सभी न्यूज में थे, ये भी आपका जो है शायद सितंबर का न्यूज है ये। While the proclamation of an emergency is in operation, the term of Lok Sabha may be extended to a time for a period not exceeding 1 year। एक तो ये है। अब इसके साथ साथ कनेक्टेड एक मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है कि अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद मैक्सिमम जो है उसकी लेंथ 6 मंथ्स होगी। इसको एग्जांपल देके समझिए। मान लीजिए कि एक इमरजेंसी लगी इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ओके, वो उस वक्त हमने लोकसभा का पीरियड टेन्योर एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर का। राइट, 1 महीने के बाद इमरजेंसी खत्म हो गई, एक्सटेंड एक्चुअली हो चुका है 1 साल का, लेकिन अब जो है अगले 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली उसका जो है एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अपॉइंटेड बाय
Speaker of the Lok Sabha. A money bill in the House of the People can be introduced on the recommendation of the President of India. ध्यान रखिएगा, जो सर्टिफिकेट होता है कि ये मनी बिल है, वो कौन देता है? वो देता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बट उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपका सबसे पहले रिकमेंडेशन चाहिए होती है। जो रिकमेंडेशन किसी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चाहिए होती है। Which one of the following article of the Constitution of India deals with the promotion of the international peace and security? ये आपका आर्टिकल 51 है, आपका पार्ट 4 के अंदर आता है। Which one of the following doesn't come under the power of the President of India to pardon? कम्यूट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं। ओके, ये कंटिन्यूएशन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये नहीं है। तो इसलिए जो है, उन्होंने क्या पूछा था? नॉट। तो नॉट का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड? इसके अंदर सिंपल सा इसका आंसर है पॉलिसी कट, नाम के अंदर ही था। इन विच, तीन टाइप के कट होते हैं अगर आपको ध्यान हो तो। पॉलिसी कट तीनों लिखे भी हुए हैं, चौथा वाला नहीं था। पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट एंड टोकन कट। इन विच ऑफ द article of the Constitution of India is the office of the Attorney General of India is provided? ये आपका आर्टिकल 76 है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। इन विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट इज रिटन आंसर इज डिजायर्ड? अनस्टार्ड क्वेश्चन के अंदर रिटन आंसर होता है। चार टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। एक आपका स्टार्ड क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, और चौथा जो है वो आपका क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो भी आपका ओरल होता है। स्टार क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर भी ओरल होता है, ओरल विद सप्लीमेंट्री। विच among the following bill will not lapse in the event of the dissolution of the Lok Sabha? तो इसका आंसर जो है वो आपका डी है। एनी बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा एंड नॉट पास्ड बाय द लोक सभा, तो वो आपका जो है बिल लैप्स नहीं होता है। बेसिकली जो वहां पे इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा में, अभी लोकसभा का शक्ल ही नहीं देखी है। और लोकसभा का टेन्योर अगर खत्म हो जाता है तो वो अगर वहां पास हो गया तो चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो ये इसका आंसर जो है आपका सेक्शन 12 एंड 13 है। सिमिलरली स्टेट वाला भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार स्टेट वाला पूछ ले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। ये आपका सेक्शन 2 जे है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है सारा का सारा। एक्चुअल में बेसिकली चारों के चारों ही हैं, जो जो है चारों के चारों राइट मिले हुए हैं। तो इसका जो है आंसर जो है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 33। हमने कुछ मिस कर दिया क्या? आई थिंक हमने एक मिस कर दिया। वेट, 24 के बाद। ओके ओके ओके, हमने इसको मिस कर दिया, इसको दोबारा कर लेते हैं। अप्रूवल ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नीडेड टू ड्रॉ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट के साइन के बगैर नहीं होता है। अरे प्रेसिडेंट भी तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द फर्टिलाइजर? ये आपका ग्रे रेवोल्यूशन है। इसमें एक का ध्यान रखेगा, सिल्वर जो रेवोल्यूशन है वो एग के से कनेक्टेड है, गोल्डन जो है वो हनी से कनेक्टेड है, और पिंक रेवोल्यूशन जो है वो मीट एक्सपोर्ट से। हो सकता है कुछ आपका बाद में पूछ ले। ये मीट एक्सपोर्ट है, ये आपका हनी है, और ये आपका एग से कनेक्टेड है। तो आपको पता होना चाहिए। The Tobin tax, initially suggested by the James Tobin, was tax on which of the following? करेंसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है उन्होंने बोला था कि टैक्स लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग
is the Ministry of Finance required to review every quarter the trends on receipts and expenditure in relation to budget and place it before the houses of the parliament? ये FRBM एक्ट 2003 का है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इसके अंदर कुछ एक नोट्स ही बने हुए हैं, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ मेजर पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर अभी लेटेस्ट जो है चेंज जो है शायद 2018-19 में हुआ था। डायरेक्ट टैक्स कोड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स सही है। 30, the negotiable instrument are passed freely from one party to another party in the same way as money to be negotiable. The letter of the credit must include an unconditional promise to pay on demand or at a definite time. सी इसका आंसर है। 31 का दोबारा बता देता हूँ, सीआईसी से कनेक्टेड है, सेक्शन 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 32, इसके अंदर चारों के चारों आपका जो है राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में है और इसके अंदर जो है इसका आंसर डी था 32 का। सेक्शन इसका जो है 2J था। 33, कंसिडर द फॉलोइंग, द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 इंक्लूड्स। ठीक है, वन इंक्लूडेड है, टू इंक्लूडेड है, थ्री इंक्लूडेड है, फोर इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। एक्चुअल में आप सेक्शन 41B पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 41B के अंदर जो है आपका ये सारे के सारे लिस्टेड हैं, उसके अंदर ये नोट नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ये पांचवा हट जाएगा, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे। इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द इंफॉर्मेशन नॉट ओपन टू डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई एक्ट 2005? तो डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड इम्पीड, ये सेक्शन 81A से कनेक्टेड है। सारा बेसिकली सेक्शन 8 ही है ये, जितना भी है ना, चारों के चारों जो हैं वो आपका सेक्शन 8 ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जम्प्टेड हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है आपका वो पब्लिक जो है इंटरेस्ट जो है उसका वो लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील्स विद द एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन? सेक्शन 8 अभी ऊपर बताया ही है आपको। 36, विच यूनियन मिनिस्ट्रीज हैज नोटिफाइड द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम? ये आपका ए है इसका आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Okay, 37, which union ministry implemented the faster adoption and manufacturing of electric vehicle? ये आपका हैवी इंडस्ट्री, इन्होंने किया है अभी इम्प्लीमेंट। 38, what is the name of the new scheme announced under the station redevelopment drive of Ministry of Railways? ये है आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 39, the new integrated food security scheme subsumes two current scheme of which of the following मिनिस्ट्रीज? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके इन्होंने किया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइज ऑफिशियल्स टू एक्ट एज मेंबर ऑफ द ग्रीवांस अपलेट कमेटी? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। बेसिकली इन्होंने तीन कमेटी बनाई है। ठीक है, और ये आपका जो है आपका एक कमेटी के अंदर तीन मेंबर हैं और ये कमेटीज जो बनी है वो आईटी रूल्स 2021 उसके अंडर में बनी हुई हैं। लाइक जो भी आपके इंटरनेट वगैरह के ऊपर जो है आपका सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर कुछ अगर किसी ग्रीवांस वगैरह है तो उसके ऊपर इन्होंने कमेटी बनाई है, इसको चेक कर लीजिएगा। 41, as per the proposed national data governance policy, India data management office will be formed under which of the following ministry? इसका आंसर भी सेम टू सेम वही है जो पहले तो ऊपर वाला था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच यूनियन मिनिस्ट्री along with the ministry of social justice and empowerment implement the नमस्ते स्कीम?
ओके, ये आपका आंसर इसका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। मिनिस्ट्री इसके अंदर जो है दो तीन बातें हैं जो नोट कर लीजिए। सबसे पहले, ये जो स्कीम आई है नमस्ते स्कीम, इसने एक स्कीम को रिप्लेस किया है। और वो क्या रिप्लेस किया है? एसआरएमएस ये स्कीम थी पहले, उसको रिप्लेस किया है। और एसआरएमएस स्कीम क्या थी? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन सिस्टम। ठीक है। और अब ये जो नमस्ते स्कीम है वो क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो उस ये स्कीम आई है। तो ये कौन कौन सी स्कीम है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोई होता क्या है कि ये क्वेश्चंस कई कई बार रिपीट हो जाते हैं। 43, पढ़ो प्रदेश स्कीम वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? इसका आंसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। बेसिकली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके बच्चों को जो है चीपर लोन देने के लिए, फॉरेन स्टडीज बाहर जाने के लिए ये देते हैं। ऑडिट ऑनलाइन which was recognized at the VSIS Forum 2023 is an open source application developed by which of the following यूनियन मिनिस्ट्री? इसका आंसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। क्वेश्चन नंबर 45, नशा मुक्त भारत अभियान इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? तो इसका आंसर जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। नेक्स्ट 46, which one of the following articles of the Constitution of India says that all public places are open to all citizen? देखिए, 16 तो आपका एम्पावर क्या नाम एम्प्लॉयमेंट के बारे में, 17 अनटचेबिलिटी के बारे में, आर्टिकल 18 जो है वो आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में है। तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार्ट क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स। Oral answers is required to be given by the minister on the floor of the house and the supplementary question may be asked by the on minister reply। हो जाता है। Oral answer is required to be given by the minister on the floor of the house and supplementary answer ये गलत है। रिटन आंसर ये भी गलत है। उसने पूछा कौन सा करेक्ट है, इसका आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following articles of the Constitution of India says that डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द एनी कोर्ट? ये आपका आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन गिवन है स्टेट की। और एक्चुअल में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये भी आपका आर्टिकल 37 इसका आंसर है। द कंसेप्ट ऑफ प्रिवी पर्स एंड द प्रिविलेज ऑफ द रूलर्स ऑफ द फॉर्मर इंडियन स्टेट्स आर टर्मिनेटेड थ्रू, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन 26 अमेंडमेंट एक्ट है। उसका इसके अंदर है 1971 के अंदर जो है ये पास हुआ था। बेसिकली जो पुरानी थी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जब मर्ज किया गया तो उनको कुछ कमिट किया गया कि आपको कुछ पर्सनल खर्चे के लिए पैसा दिया जाएगा। 1971 के अंदर जो है इसको चेंज करके वो बंद कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये सभी के सभी, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, इक्वेलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सभी जो है आपका इसके पार्ट हैं। और इसका आंसर जो है वो क्या है आपका? डी है। 51, which constitutional amendment provide the election of the president of India or the vice president of India cannot be challenged on the ground of any vacancy in the appropriate electoral college? ये 11th amendment था 1961 का। the motion for removal of judge of high court should be signed by how many members in the राज्य सभा? इसका आंसर 50 है। ध्यान रखिएगा, ये आपका लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ तो 50 मेंबर्स के लिए चाहिए, और अगर लोकसभा में हुआ तो 100 मेंबर्स के लिए चाहिए। ठीक है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए भी हो सकता है।
तो कुछ एक बातें इनको ध्यान रख लेना। इसके अंदर अगर ये आपका हाई कोर्ट के लिए, जजेस के लिए है, तो उसके लिए आर्टिकल 218 है, जो जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए है तो आर्टिकल 124 है। और जो ये बताया मैंने बता दी, ये बताइए कि लोकसभा में अगर होगा तो 100 मेंबर्स का साइन चाहिए होता है। 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन गवर्नर नॉट रिटर्न बैक फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर? आंसर इसका क्या है? मनी बिल है। ये प्रेसिडेंट के लिए भी ठीक है, ये यानी ये मनी बिल प्रेसिडेंट भी वापस नहीं कर सकते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट along with the right to life of in article 21, which also include right to health भी include है, right to food भी include है, right to water भी include है। तो इसका आंसर जो है आपका डी है। इन इंडियन पार्लियामेंट, अंडर which condition can a house declare a seat of the member vacant? तो इसके अंदर जो है ध्यान रखिएगा 60 डेज का कंसेप्ट है। पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, 60 डेज की सीटिंग होनी चाहिए। 60 डेज की सीटिंग के अंदर वो एब्सेंट होना चाहिए। मतलब अगर सपोज करिए कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 दिन एब्सेंट हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, वो पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो जिस तरह अभी जो है क्या होगा, आपका विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है बजट सेशन कब होगा? फेब में स्टार्ट होगा। तो उसके बीच के अंदर जो है, अगर मान लो 40-45 दिन है और अगर यहाँ मान लो 15 दिन वो एब्सेंट हो गए, तो क्या उसकी मेंबरशिप चली जाएगी? आंसर इज नो। ठीक है। इसके ऊपर जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो रूल्स हैं उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। उसमें शायद ये भी लिखा हुआ है कि अगर 4 दिन तक अगर लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलती है, ठीक है, तो वो दिन भी इंक्लूड नहीं होते हैं। तो वो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आंसर इसका ये 60 डेज ही है। लेकिन इसको बहुत डिटेल में समझना जरूरी है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसका। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर? देखिए, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका 20 है। देखिए, इंडिया की कंपनीज और बाहर की कंपनीज आपस में एक दूसरे से जो है व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। अब अगर कोई बाहर की कोई कंपनी है और वो जो है यहाँ से कुछ सामान इंपोर्ट करती है। अब उसके अंदर क्या होता है, पहले सामान जाएगा फिर उनकी पेमेंट आएगी। ऐसा सिस्टम चलता है वहां पे। तो अगर आपको कैसे पता लगेगा कि जो है ये कंपनी जेन्युइन है? तो इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर करके हर एक एंटिटी को एक उन्होंने नंबर दे रखा है कि हाँ, ये नंबर की ये वाली कंपनी हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ओके। तो इससे थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है कि कम से कम कोई गलत कंपनी को सामान ना चला जाए। कि हर एक यहाँ से बैठे बैठे तो आप चेक नहीं कर सकते ना कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी वो है। तो ये उसको उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है ये। The officer designated by the public authority in all the administrative units or offices which provides information। देखिए, provide information आपको मालूम है CPIO, और you can say public information officer। अब यहाँ पे सी क्यों नहीं लिखा हुआ? Because it can be state also। Consider the following statement at the RTA Act 2005, the ground for the complaint could be। ठीक है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, और ये भी ग्राउंड है। तीनों ही ग्राउंड है इसके। इसका आंसर जो है आपका 1 2 3, तीनों के तीनों है। और ये लिखा कहाँ पे हुआ है? सेक्शन 18 के अंदर है, कंप्लेंट के बारे में। सेक्शन 19 जो है वो आपका अपील के बारे में है, और सेक्शन 20 जो है वो आपका पेनल्टीज के बारे में है। ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं आरटीआई के। 59, consider the following statement of section 41B11 of the RT Act 2005 states that a public authority should publish। बजट एलोकेशन के बारे में बात है, प्रपोज एक्सपेंडिचर के बारे में है, और रिपोर्ट्स ऑन द डिसबर्समेंट मेड। तो इसका आंसर आपका डी ही है। फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, which one of the following section of RT Act deals with the obligation ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी? पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था। ये आपका आंसर इसका क्या है? सेक्शन 4(1). अब देखिए,
ये जितने के आपके जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है। ऑफ कोर्स इट माइट बी पॉसिबल कि आपको लगता हो कि नहीं सर इसके अंदर कुछ आंसर ऐसे हैं जिसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, तो आप उसका जो कमेंट के अंदर उसका आंसर बता दीजिएगा। अगर आपके हिसाब से डिफरेंट है तो मेरे हिसाब से मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि सारे आपको करेक्ट आंसर बताऊं। पार्ट टू आपका 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। और ये जो है आपका था पेपर वन का पार्ट वन, LDC 2023। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।